हेलो। वेलकम टू भारत द इंडिया द गवर्नेंस सीरीज। जानते हो ना, हम मैं आपका आयुष हाजिर हूँ आप सभी के साथ। रोल ऑफ सिविल सर्विस की हम बात कर रहे थे। ये आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 6 होगा और इस टॉपिक का आज क्या होगा, ये फाइनल पार्ट आपके सामने आने वाला है। ठीक है, आज तारीख है 17 अगस्त, 17 जुलाई। ठीक है ना। चलो फिर बात करें आगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने भैया लास्ट लेक्चर में लेटरल एंट्री देखी थी। किसकी बात की थी हमने? लेटरल एंट्री की बात की थी हमने। हमने किसकी बात कर ली थी? सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी की हम बात कर चुके थे। ये हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया है हमने। ठीक है, आज हम किसकी बात करेंगे? मिड करियर परफॉर्मेंस अप्रेजल की। परफॉर्मेंस अप्रेजल की अप्रेजल। ठीक है, और आपका एम्पेनलमेंट एंड स्टाफिंग स्कीम। ठीक है ना। सिविल सर्विस की जो स्टाफिंग होती है वो हम देखेंगे। सीएसएस जिसको बोलते हैं, सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम। क्या बोलते हैं इसको? सीएसएस, सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम। ये हम इसकी बात आज करेंगे हम। क्या है ये? टू बी डन। क्या क्या होना है आज? टू बी डन। ठीक है, इसके बाद हम एक देखेंगे कैडर पॉलिसी। कैडर पॉलिसी छोटा सा टॉपिक है। आज आपका इन सब के साथ क्या हो जाएगा भैया? सिविल सर्विस का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। सिविल सर्विस का टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। याद है ना, लास्ट क्लास में हमने देखा था, देखो, लेटरल एंट्रीज, सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी, केस स्टडीज हैं, हाउ टू इंश्योर न्यूट्रलिटी हमने देखी थी, एथिकल ट्रेनिंग, पब्लिक सर्विस कोड, एआरसी रिकमेंडेशन, एग्जाम्पल्स हमने देखे थे केस स्टडीज के रूप में। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ाते हैं आज अपनी बात को। चलिए चलिए लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। जय बोलो। आओ भाई। मिड करियर परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या है भाई? मिड करियर परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या है ये? देखो भाई, क्या है ये? हम मेजर्स की बात कर रहे थे, हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो उसी में से एक आता है ये। जॉइंट एक्सरसाइज होती है। किसके बीच में भाई? गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बीच में। किसके बीच में? गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बीच में। अब वो कौन से गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं? जिसकी रिपोर्ट होनी है वो रिपोर्टेड अपॉन एंड रिपोर्टिंग वन, जो रिपोर्ट करेगा वो, रिपोर्टिंग ऑफिसर जो होगा वो, उनके बीच में जॉइंट एक्सरसाइज की जाती है एक सर्टेन पीरियड के बाद। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। क्यों भाई? वाई? फॉर परफॉर्मेंस, टू मेजर एफिशिएंसी। टू मेजर व्हाट? एफिशिएंसी। पहले लिखा हमने। मिड करियर, करियर के बीच में, परफॉर्मेंस यानी कि एफिशिएंसी वर्क उसका, और अप्रेजल। ठीक है, जानते हो वर्ड का मीनिंग तो। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम इसमें? बेसिकली क्या हुआ, सपोज करो आप किसी जिले के डीएम हो, आपसे ऊपर एक डिविजनल कमिश्नर है, होते ही है डिवीजन में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? डिवीजन में एक डिवीजन का पार्ट होता है। उनसे, या जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे, आपके यहाँ आएंगे, आपकी जांच होगी, वो उनके द्वारा और आपके द्वारा, दोनों के बीच का जो जॉइंट एक्सरसाइज की जाएगी, जैसे कहते हैं कि पीयर्स से रिव्यू लेना, तो अप्रेजल उस बेसिस पे होगा कि पीयर्स का रिव्यू लिया जा रहा है, जूनियर से सीनियर का, सीनियर से जूनियर का, और जो कलीग है उनसे एक दूसरे का, ताकि सबको, सबकी परफॉर्मेंस को क्या किया जा सके, एनालाइज किया जा सके विदाउट एनी बायस। आप अगर एक पर्सन से पूछोगे तो उसके लाइक डिसलाइक हो सकते हैं, लेकिन अगर जब सैंपल बढ़ जाता है तो उसमें लाइक डिसलाइक की चांस कम आती है। ठीक है, एक वो पर्सपेक्टिव निकल के आता है कि हाँ, ये तो मोस्टली ऐसे ही है। समझे? चलो देखो, वाई की हम बात कर रहे हैं कि क्यों।
क्यों जरूरी है मिड करियर परफॉर्मेंस अप्रेजल? पहला, नॉलेज अपडेट हो जाती है उससे, नॉलेज एंड एफिशिएंसी ऑफ सिविल सर्वेंट इन वर्क प्लेस। इससे क्या हो गया उसकी भाई, अपडेट कर दिया हमने उसकी क्वालिटी और उसकी नॉलेज को, यानी कि हमने अपना सिस्टम अपडेट कर लिया, हम उसके ट्रू नेचर आज की डेट में जानते हैं, ना कि ज्वाइनिंग के टाइम पे जो की गई थी। ठीक है। अब जो बिहेवियर, जो प्रोफाइल चेंज होती है, आप पहले एसडीएम बने, एडीएम बने, कमिश्नर बने, फील्ड में थे, फिर आप सेक्रेटरीट में जाओगे, असिस्टेंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी तो हाईएस्ट हो गए, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर बनोगे, तो वर्क स्पेस जो प्रोफाइल चेंज हो रहा है, तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू बन जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइलिंग हो जाएगी आपकी, कॉम्प्रिहेंसिव जॉब प्रोफाइलिंग। कॉम्प्रिहेंसिव में भैया आपकी मैनर्स, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, प्रोफेशनल उसमें, ठीक है, आपकी क्वालिटी, आपके कॉन्स्टेंट्स सब आता है उसमें। इनकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? इनकी जरूरत पड़ेगी कहाँ पे? नीड इन प्रमोशन। उसी बेसिस पे हो जाएगा भैया, आपको नॉलेज किस किस चीज की, अगर आपको आईटी की नॉलेज है तो आपको उसमें आईटी मिनिस्ट्री में आपको सेक्रेटरी बना दिया जाएगा, इस टाइप से। ठीक है। रिवॉर्ड भी कर सकते हैं हम उसको, जब हमने किसी को अप्रेजल देना है तो हम रिवॉर्ड भी देंगे ना कुछ, अप्रिशिएट करें हम उसको, रिवॉर्ड दे सकते हैं किसको भाई? एंड हार्ड वर्किंग गुड एंड हार्ड वर्किंग सिविल सर्वेंट्स को, जो अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं उनको, ये जो परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, अब स्टैंडर्ड भी फिक्स हो जाएगा, यानी कि भाई जब हम रिवॉर्ड देंगे तो कुछ स्टैंडर्ड को हम फिक्स करेंगे, तो फिक्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जब होता है किसी का, तो उससे क्या होगा भाई? बूस्ट होगी क्या? एफिशिएंसी। बूस्ट क्या होगी? एफिशिएंसी। बूस्ट क्या हो जाएगी उससे? एफिशिएंसी, क्योंकि उसका एक टारगेट मीट करना, उसकी एक परफॉर्मेंस है कि उसका वो स्टैंडर्ड बना रहना चाहिए, तभी उसको प्रमोशन मिलेगा, या तभी उसके क्या बोलेंगे, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया भाई? इंक्लूजन ऑफ प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म, कैजुअल नहीं रहे आप, टाइम पर आओगे, 8 बजे ऑफिस खुलता है, 7:59 पे आओ, और कोशिश करोगे 6 बजे या 6 के बाद जाओ, पूरा काम करके जाओ। ठीक है। इससे हम एक और क्या करेंगे, हम फिल्टर आउट कर देंगे, फिल्टर आउट इनएफिशिएंट वंस, जो इनएफिशिएंट हैं, ऑब्सोलेट हो गए हैं, सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो उनको आउट कर देंगे हम। ठीक है। और अभी तो जैसे चेंज हुआ है काफी, जब आज से कुछ साल पहले देखो तो ध्यान नहीं देते थे, वर्क ऐसे नहीं करते थे, तो कॉम्पेल करेंगे ब्यूरोक्रेट्स को ये, कि भैया वर्क करो वरना कंप्लेन हो जाएगी, कंज्यूमर्स भी कर देगा। आजकल तो बहुत सारे पोर्टल हैं, लोकायुक्त, लोक आयोग, लोकायुक्त, लोकपाल, इनको कंप्लेन करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाती है। किसके लिए? उस करप्ट ब्यूरोक्रेट के लिए, डिलीजेंस इन वर्क एंड ड्यूटी, तो वो ज्यादा तत्पर रहेंगे बिल्कुल। अभी सावन का महीना है, कावड़िए चलते हैं, अगर आप इस बेल्ट से आते हैं, यूपी हरियाणा, वेस्ट यूपी हरियाणा, उत्तराखंड हरिद्वार वगैरह इस साइड के, सहारनपुर शामली, अगर इस बेल्ट से आ रहे हो, तो देखो इस टाइम कितनी सख्ती है पुलिस के द्वारा, कि जो कावड़ के बेस में जो क्या बोलते हैं उसको, श्रवण कुमार के बेस में जो क्या बोलते हैं, उपद्रव दंगा फैलाने वाले, या जो न्यूसेंस फैलाने वाले लोग हैं, वो काबू में रहे, क्योंकि वे काबू में रहेंगे तो एक त्योहार की वो बनी रहती है, सैनिटी सैंक्टिटी ये बनी रहती है, वो जरूरी है, क्योंकि हुड़दंग हर चीज में हो ये जरूरी नहीं होता, और हुड़दंग तो करना भी नहीं चाहिए, सेलिब्रेट करो अच्छी बात है, बस हुड़दंग हुड़दंग नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। ठीक है भैया, ये तो बात थी इसकी, इसी के साथ हमारे देखो रिफॉर्म्स तो हुए हैं कम। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं दोबारा बताऊंगा, दोबारा समझाऊंगा। ठीक है। आओ फिर आगे बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक क्या है अपना भैया? एम्पेनलमेंट एंड सेंट्रल स्टाफिंग। क्या है भाई? सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम। चलो भाई, ठीक है। देखो, इससे पहले हम समझते हैं, क्या पोस्टिंग समझते हैं।
पोस्टिंग समझते हैं किसकी? AIS, ऑल इंडिया सर्विस के जो लोग होते हैं उनकी पोस्टिंग को हम समझ लेते हैं, मेनली IAS मान के चलो। IAS की बात कर रहे हैं हम मेन। देखो पहले होती है फील्ड पोस्टिंग। एक सेकंड। देखो भैया पहले क्या होती है आपकी फील्ड पोस्टिंग। अंडर स्टेट गवर्नमेंट प्रमोशन हो सकता है आपका, और क्या हो सकता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। तीन ही जगह है या चौथी भी है कोई? बताओ मेरे को। तीन ही है ना? बिल्कुल तीन है। क्या बनोगे सबसे पहले भाई? SDM। इधर आ जाओ तो ADM। इधर जाओगे तो DM, जिसको कहीं कहीं DC भी बोलते हैं, डिवीजन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। और इधर बन जाओगे सबसे ऊपर डिविजनल डिविजनल कमिश्नर। ठीक है। ये क्या हुआ? ये आपकी फील्ड पोस्टिंग है, यहाँ पे आप फील्ड में काम करते हो। अब इधर से आना, इधर से जाना, और इधर से जाना। अब अगर कभी कभी सुना होगा कि लोग SDM नहीं बनते, डायरेक्ट उनकी सेक्रेटरीट में पोस्टिंग हो जाती है, तो वो क्या है? वो चीज क्या है? बताओ क्या है? सोचो किस लेवल पे जाते होंगे वो। सेंटर में तो डेपुटेशन पे जाते हैं, वैसे किस लेवल पे जाते हो? तो देखो अगर मैं इसकी बात कर लूं, या तो SDM बनोगे, या फिर बनोगे क्या? अंडर सेक्रेटरी। कहाँ पे? स्टेट के अंदर। और यहाँ पे उसको बोलते हैं हम असिस्टेंट सेक्रेटरी। इक्वल पे लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। क्या बोलते हैं उसको? असिस्टेंट सेक्रेटरी। SDM से बने ADM, यहाँ पे मान लो डिप्टी सेक्रेटरी। यहाँ पे तुम्हारा आता है फिर अंडर सेक्रेटरी। ठीक है। इससे ऊपर जाओगे जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी के बाद भाई कहीं कहीं पे स्पेशल सेक्रेटरी भी आ जाते हैं। जरूरी नहीं है बट कहीं कहीं पे आ जाते हैं। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और आखिरी में कैबिनेट सेक्रेटरी इनका भी होता है, स्टेट वालों का। ठीक है। यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी चलोगे, फिर वही सेम डिप्टी सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी की जगह आ जाएंगे डायरेक्टर। इधर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल। फिर क्या भाई? एडिशनल। एक सेकंड, इसको दोबारा ही लिखता है, मजा नहीं आता। रुक। दोबारा सही से लिखते हैं। फील्ड पोस्टिंग। क्या? फील्ड पोस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इन तीनों में बात करेंगे। देखो SDM, ADM, DM, DC, DC डेप्यूटी C, और क्या? डिविजनल कमिश्नर। क्या भाई? डिविजनल कमिश्नर। कमिश्नर। ठीक है। अब आओ किस पे? स्टेट पे। कहाँ से शुरुआत करेंगे? अंडर सेक्रेटरी से। अंडर सेक्रेटरी। फिर क्या बनोगे भाई? डिप्टी सेक्रेटरी। फिर बनोगे भैया जॉइंट सेक्रेटरी। क्या बनोगे भाई? जॉइंट सेक्रेटरी। फिर बनोगे भैया आप स्पेशल सेक्रेटरी। कहीं कहीं पे बना दिए जाते हैं, जरूरी नहीं होता है। फिर यहाँ पे आओगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी। महत्वपूर्ण पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक से ज्यादा हो सकते हैं बट ये नहीं। कैबिनेट सेक्रेटरी तो एक ही होता है। ठीक है। यहाँ पे आओ। कहाँ से शुरुआत होगी? असिस्टेंट सेक्रेटरी। उसके ऊपर
अंडर सेक्रेटरी, उसके ऊपर सेम डिप्टी सेक्रेटरी, बीच में एक पोस्ट आ जाती है डायरेक्टर की किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, पीएसयूज का, उसका। ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या है भाई, जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, उसके बाद व्हाट, एडिशनल सेक्रेटरी, देन आपका सेक्रेटरी, और सबसे आखिरी में टॉप लेवल पे कैबिनेट सेक्रेटरी। देखो ये आपकी क्या है, कुछ पोस्टिंग्स हैं। ये आपका पूरा करियर चार्ट है, ये मान के चलना। एसडीएम अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, एडीएम हो तो डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट में, अंडर सेक्रेटरी यूनियन पे, कमिश्नर बन गए तो जॉइंट सेक्रेटरी, और इधर अपना क्या, डेप्यूटी सेक्रेटरी। यहाँ से आप स्पेशल सेक्रेटरी पे भी जा सकते हो। डिविजनल कमिश्नर हो तो या तो यहाँ जाओगे या फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तो होता ही है। ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें है। चलो, अगर जो यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी है वो यहाँ पे सेक्रेटरी हो सकता है, या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी हो सकता है, सॉरी माफ कीजिएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी तो एक ही होता है। वो या तो क्या बनेगा यहाँ पे, एडिशनल सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी। ठीक है भाई, चलो ठीक बात है, ये यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, चलो देखो, इनिशियल पोस्टिंग एसडीएम, या फिर अंडर सेक्रेटरी, या फिर डेपुटेशन पे सीधे जाओ, मतलब स्टार्टिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेक्रेटरी बना दिए जाओगे कुछ टाइम के। फिर अंडर सेक्रेटरी प्रमोट होते हो, फिर यहाँ पे जब 9 साल 9 ईयर की सर्विस कर लेते हो तो आते हो यहाँ पे डेप्यूटी सेक्रेटरी बन सकते हो, बनोगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन बन सकते। ऐसे ही फिर एक टाइम के बाद डायरेक्टर, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल, फिर सेक्रेटरी, फिर कैबिनेट, ये टॉप मोस्ट आईएएस होते हैं। टॉप मोस्ट, ये स्टेट पे, ये सेंटर पे। फील्ड पोस्टिंग हाईएस्ट होती है डिविजनल कमिश्नर। एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में बांटी जाती है, उसी को डिवीजन बोलते हैं। फिर उस डिवीजन को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कुछ उसमें बांधते हैं, तो उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बोलो, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन बोलो, डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाता है। ठीक है, सीधी सी बात। एक डिविजनल कमिश्नर हो सकता है 3 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट उसको मजिस्ट्रेट को संभालता हो। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, कुछ एडीएम्स हो, कुछ एडीएम के अंडर हो सकते हैं बहुत सारे एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है ना, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, चलो अब मेन बात करते हैं एम्पैनलमेंट है क्या, क्या होता क्या है एम्पैनलमेंट से, क्या होता है एम्पैनलमेंट से। ठीक है भैया, चलो भाई बात कर लेते हैं। देखो जितनी अभी हमने सेंट्रल लेवल पे पोस्टिंग की बात, वो सभी सी एस एस के जरिए होती है। ये क्या है, सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम। क्या है भाई, सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम है ये। और एम्पेनलमेंट क्या है फिर, एम्पेनलमेंट देखो 4 पोस्ट उठा लेना सेक्रेटरी की, सॉरी सेक्रेटरी लेवल पे एम्पेनलमेंट क्या होता है आपका, होता है एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। इन पोस्ट पे क्या करोगे, एम्पेनलमेंट करते हो। सीएसएस डेपुटेशन पे आते हैं, जनरली आईएएस होते हैं। एम्पेनलमेंट क्या करता है, एम्पेनलमेंट है भैया एलिजिबिलिटी डिसाइड करना, एलिजिबिलिटी डिसाइड करना। स्टेट में या सेंटर में जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनकी, कौन से, ऑल इंडिया ऑफिसर्स होंगे या पीसीएस के ऑफिसर्स होंगे जो टॉप लेवल पे हैं, टॉप लेवल पे या मिड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी को डिसाइड कर, किसके लिए, टू पोस्ट देम ऑन क्रूशियल पोजीशन, क्रूशियल पोजीशन इन सेंटर, इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है भैया, ये होता है आपका बेसिकली एम्पेनलमेंट। अब प्रोसीजर इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। क्या, क्या देख लेते हैं प्रोसीजर। देखो क्या करेंगे, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट होती है, सुना होगा ना, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, ऑन अपॉइंटमेंट।
डीओपीटी का भी नाम सुना होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। यही एम्पेनलमेंट को मैनेज करता है, यही सीएसएस को मैनेज करता है, दोनों को यही मैनेज करता है, ध्यान रखो। कौन? डीओपीटी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर। चलो भाई, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट को हेड कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी। चलो भैया, ये बनाएगा एक कैबिनेट, ये बनाएगा एक एम्पेनलमेंट कमेटी। एम्पेनलमेंट कमेटी कौन बनाएगा? कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट। हेड उसको कौन कर रहा है? कैबिनेट सेक्रेटरी। क्या बना दी भाई उसने? एम्पेनलमेंट कमेटी बना दी। क्या बना दी? एम्पेनलमेंट कमेटी बना दी। समझो मेरी बात, समझ रहे हो ना? ठीक है, अच्छी बात। चलो, एम्पेनलमेंट कमेटी में कौन होते हैं भैया? रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। क्या है ये? इसके मेंबर्स हैं कमेटी। चलो भाई, ये क्या करेंगे? ये लिस्ट डिमांड करेंगे। लिस्ट क्या करेंगे? डिमांड करेंगे फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ देयर सीनियर मोस्ट आईएएस। स्टेट गवर्नमेंट से एक लिस्ट मंगाई जाएगी कि भैया आप अपने सीनियर मोस्ट जो आईएएस है उनकी एक लिस्ट भेज, उनकी लिस्ट भेजिए, उनकी अप्रेजल रिपोर्ट भेजिए, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजिए, वो सब उनसे मंगाया जाए। चलो भैया, लिस्ट आ गई। लिस्ट आने के बाद इवेल्युएट करेंगे वो लिस्ट को। लिस्ट को इवेल्युएट कर ली, सपोज करो हर स्टेट से कुछ कुछ लोग आ गए। तो अब इवेल्युएशन किस बेस पे होता है? देखो, 2006 तक एसीआर था। करंटली हम जानते हैं 2013 से क्या चल रहा है? 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री अप्रेजल चलता है, फीडबैक जिसको बोलते हैं, टू बी करेक्ट। 360 डिग्री फीडबैक आपका चल रहा है। कब से? 2013 से इसमें चल। एसीआर के बाद एफआर भी आया था एक, 2006 से 2013 तक ये रहा। और कोई नेसेसरी नहीं है, जान के रखो कि 2013 से क्या चल रहा है? 360 डिग्री फीडबैक चल। चलो भैया, इवेल्युएट करने के बाद वो बनाता है फाइनल लिस्ट। फाइनल लिस्ट बना ली कि भैया रिकमेंड कर दिए ये लोग हैं एलिजिबल है, कि हाँ भाई इन इनको हम पोस्टिंग कर सकते हैं। होगी नहीं, होगी सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के जरिए। एम्पेनलमेंट ने तो लिस्ट बना दी थी कि भैया ये लोग एलिजिबल हैं, 15 लोग एलिजिबल हैं, देख लो तुमको किसे अपॉइंट करना है। फाइनल लिस्ट बना के भेज दी जाती है इसको। किसको भैया? कैबिनेट कमेटी को भेज दी है कि भैया ये लोग हैं, रखने हैं रख लो, वरना देख लो कि क्या। ठीक है, लेकिन अब एम्पेनलमेंट में कुछ इश्यूज आते हैं। क्या आते हैं? एम्पेनलमेंट में कुछ इश्यूज हैं, वो क्या है? इसका क्रिटिसिज्म होता है। क्यों होता है? पहला, प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। नोट ट्रांसपेरेंट। नोट ट्रांसपेरेंट। अनहोली नेक्सस इसमें बनेगा। अनहोली नेक्सस इसमें बनेगा बिटवीन व्हाट? गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेट्स। गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेट्स। क्योंकि फेवरेटिज्म आएगा जब प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वो फेवरेट बंदों को अपने सिलेक्ट करेंगे या उनको बचा के रखेंगे। अनहोली नेक्सस कैसे? जैसे कोई परफॉर्मर ब्यूरोक्रेट है किसी स्टेट के अंदर, परफॉर्मर ब्यूरोक्रेट है किसी स्टेट के अंदर। सपोज कर लो आईएएस रवि है, कोई भी मान लो, ये परफॉर्मर है स्टेट के अंदर, इन यूपी कैडर मान लो, इन यूपी कैडर मान लो। ये परफॉर्मर है, टॉप लेवल पे है, तो इसको स्टेट गवर्नमेंट क्यों रिलीज करेगी? वाई? वाई स्टेट गवर्नमेंट विल रिलीज नॉट? वाई स्टेट गवर्नमेंट रिलीज हिम? तो वो नहीं करेगी। और जनरली ये होता है कि लोग सेंटर पे डेपुटेशन पे जाना भी नहीं चाहते, वो बचना चाहते हैं, क्योंकि उनको स्टेट में अच्छा लगता है। मान लो कुछ भी मान लो, जनरली वो नहीं जाना चाहते। अनविलिंगनेस दोनों तरफ से आती है। अनविलिंगनेस दोनों तरफ से होती है। जब एक कोई टॉप परफॉर्मर हो और वो जाना भी ना चाहे, स्टेट से उसका इतना जुड़ाव होगा, जब वो अनविलिंगनेस आएगी तो अच्छे लोग इस सेंटर में नहीं पहुंचेंगे, कम काबिल पहुंचेंगे। तो वो चीज, ठीक है भैया, क्योंकि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है नहीं। अच्छा, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी बायस होती है इसमें। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी बायस है ऐसे। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नॉट फॉलोड। कैसे? क्योंकि जनरली आईएएस ही बनते हैं। ऑल इंडिया सर्विस के अंदर तो भैया आईपीएस भी है, आईएएस भी है, फॉरेन सर्विस भी आती है ना ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस, आईओएफएस। ठीक है, ये आती है, लेकिन इनको चूज नहीं किया जाता है, जनरली आईएएस बनते हैं।
तो ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं हुई, आप इसको बायस कर रहे हो। इसके बाद इवेल्युएशन क्राइटेरिया वेग है। इवेल्युएशन किस बेसिस पे कर रहे हो आप? तो पर अप्रेजल पे कर रहे हो आप, तो उसका देख कर रहे हो कुछ भी नहीं। वेग इवेल्युएशन क्राइटेरिया है, वेग इवेल्युएशन क्राइटेरिया है। ये किसकी बात हुई? एम्पेनलमेंट की। अब चलो इसको एक स्लाइड के अंदर देखते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल नहीं है, थोड़ा फैक्ट मान लो, कंसेप्चुअल मान लो। देखो एम्पेनलमेंट की मैं बात कर, एम्पेनलमेंट ऑफ सिविल सर्विस ऑफिसर्स। नोट भी कर सकते हो यहाँ से, इतना अच्छा दिख रहा होगा, क्लैरिटी सही आ रही होगी, इतना मैं यकीन से कह सकता हूँ। ठीक है, चलो हमने देखो बात की जैसे स्क्रीनिंग एंड एलिजिबिलिटी प्रोसेस, शॉर्ट लिस्ट ऑफिसर्स, सीनियर लेवल अपॉइंटमेंट्स एट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल बेस्ड ऑन सीनियरिटी, सर्विस रिकॉर्ड, इंटीग्रिटी एंड परफॉर्मेंस। बट बेस्ड ऑन सीनियरिटी। कंडक्ट कौन कराता है भैया? डीओपीटी कराता है, अभी बताया था। फाइनल अप्रूवल किससे आएगा? अपॉइंटमेंट कमेटी से आएगा, ये भी हमने बात कर ली। हेडेड बाय पीएम, इसको पीएम हेड करेंगे। ठीक है, ये तो सही बात है, कैबिनेट सेक्रेटरी तो मैनेज करते हैं ऐसे। ठीक है भैया, अब एम्पेनलमेंट जरूरी क्यों है? फायदा भी तो होगा कुछ। देखो भैया, फिल्टरिंग आउट कर देना, सिर्फ कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को ही बुलाएंगे वो। ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन करेंगे अक्रॉस स्टेट्स एंड सर्विसेज, किसी एक स्टेट को प्रीफर नहीं करेंगे। ये होना चाहिए, एम्पेनलमेंट लाया इसीलिए गया, बट सर्विस उसमें वो करती है। अच्छा, इंटीग्रिटी आएगी। देखो अगर केरल ऑफिसर केरल कैडर में कोई काम करता है, वो आपके सेंटर में आए, तो वो वहां से ग्राउंड रियलिटीज लेके आएगा, तो इंटीग्रिटी प्रमोट होगी। कोई नॉर्थ ईस्ट में काम करता है, तो वो भी वहां से उनके आइडियाज, उनकी समस्या लेके आएगा। एथिकल कंडक्ट, विजिलेंस क्लियरेंस एंड अपार रिव्यू, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है। अब तो 360 कर लो इसको, 360 डिग्री फीडबैक, 360 डिग्री फीडबैक। अच्छा, सुटेबल और एफिशिएंट आए हैं तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। करियर और एडवांसमेंट हो गया बियॉन्ड स्टेट लेवल, नेशनल पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ऑल इंडिया पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। ऑल इंडिया हो गया ना, पैन इंडिया से आ रहे हो। क्रिटिसिज्म क्यों है भाई? क्रिटिसिज्म है क्योंकि क्राइटेरिया अनडिस्क्लोज है और वेग है, हमें तो पता ही नहीं, प्रोसेस ओपेक है। और सपोज करो 4 लोग एलिजिबल थे, एक सिलेक्ट हुआ, 3 को रीजन भी नहीं देंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो, रिजेक्शन भैया, रिजेक्शन। तुम नहीं हो। डोमिनेंस, आईएएस डोमिनेंस करते हैं, अभी बताया मैंने आपको। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस सिलेक्शन होता ही है, रिजेक्शन भी हो सकता है नेम्स का उसके चक्कर में। स्टेट लेवल के जो मेरिटोरियस ऑफिसर होते हैं, जो पीसीएस आए हुए होते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट कम होता है, भले उनकी परफॉर्मेंस कैसी। ग्रीवेंस मैकेनिज्म नहीं है इससे रिलेटेड। रिजेक्टेड ऑफिसर्स क्या होते हैं, कितनी बार वो स्टैग्नेशन ले जाते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन से वो एग्जिट भी कर देते हैं, क्योंकि एक बहुत, कह लो, गुड अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी कह लो, होती है एम्पेनलमेंट के जरिए, जब आप सेंट्रल डेपुटेशन में जाते हो। आप भैया डिविजनल कमिश्नर तक फील्ड पे पहुंचे, स्टेट से आप डायरेक्ट सेंटर पे जा रहे हो, तो समझो बात। एआईएएस थे आप, डायरेक्ट आप सेंटर से पूरे देश के लिए काम। रिफॉर्म्स तो भैया देखो सिंपल है, आपने क्रिटिसिज्म लिखा, उसको रिवर्स करके रिफॉर्म्स बनेंगे। जनरल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्राइटेरिया होना चाहिए। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को पब्लिक करो कि कितना हम वेटेज किसको दे रहे हैं, एक्सपीरियंस को कितना दे रहे हैं, ट्रेनिंग को कितना दे रहे हैं, एक्सपर्टीज को कितना दे रहे हैं, फीडबैक को कितना दे रहे हैं। इंडिपेंडेंट रिव्यू मैकेनिज्म लाओ, एम्पेनलमेंट रिव्यू रिलेटेड ग्रीवेंस सुनने के लिए। ठीक है, सर्विस न्यूट्रल अप्रोच रखो, फेयर रिप्रेजेंटेशन ताकि हो। और डोमेन एक्सपर्ट जैसे यूपीएससी लाइक इंडिपेंडेंट मेंबर्स रखो। डोमेन एक्सपर्ट्स होने चाहिए ना। अगर मुझे आईटी इंडस्ट्री में, मीटी मिनिस्ट्री में, जो इन्फॉर्मेशन टेक की कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री है, उसमें अगर मुझे किसी को अपॉइंट करना है, तो मैं बैकग्राउंड भी चेक करूँ ना उसका, मैं खाली परफॉर्मेंस देख के क्या? वही तो है ना कि लेटरल एंट्री क्यों प्रमोट होती है, वो उसी वजह से होती है क्योंकि परफॉर्मेंस देख रहे हो, या सिलेक्टिव बायस है। नहीं भाई, उसका बैकग्राउंड देखो, क्या वो है उसके, उस मिनिस्ट्री में काम करने के लिए, उस मिनिस्ट्री को डायरेक्टर संभालने के लिए, अगर उसके पास वो एक्सपर्टीज है तो संभाल लेगा। ठीक है, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए हर चीज की। अच्छा, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट है, ये एम्पेनलमेंट पोस्टिंग नहीं होती है, ये सिर्फ ऑफिसर को क्या कर रही है, एलिजिबल बना रही है। किन पोस्ट के लिए? जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए। ये वैकेंसी पे डिपेंड करती है, डोमेन एक्सपर्टीज पे और कैबिनेट
कमिटी ऑफ अपॉइंटमेंट के अप्रूवल। और नॉन एम्पैनलमेंट कोई पनिशमेंट नहीं है, नॉन एम्पैनलमेंट इज नॉट अ पनिशमेंट, बट ये यहाँ करियर ग्रोथ लिमिट कर देगा, सेंटर पे नहीं बढ़ पाएगा। और जो लेटरल एंट्रेंट आते हैं जीएस लेवल पे, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे, भैया वो विदाउट एम्पैनलमेंट आते हैं, उनका प्रोसीजर अलग है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर। देखो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए, नोट भी कर पाओगे, नोट्स भी बन जाएंगे यहीं से। पॉज कर लेना, नोट्स बिल्कुल अच्छे बनेंगे, क्रिस्प बनेंगे। इतना ही टॉपिक है एम्पैनलमेंट, इतना ही जानना होता है। कोई करंट अफेयर में कुछ आए तो वो देखना, न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हो, लगता है मेरे को ऐसा कि पढ़ते होंगे। हाँ बस यहाँ पे याद रखना कि ये 360 डिग्री फीडबैक आएगा। क्या आएगा भैया? 360 डिग्री फीडबैक। ठीक है, ये बात हुई किसकी? एम्पैनलमेंट की। एम्पैनलमेंट क्या हुआ अभी? स्क्रीनिंग और एलिजिबिलिटी प्रोसेस। बट सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम से क्या होता है? अपॉइंट होते हैं। देख लो, ये एक फ्रेमवर्क है, ये भी लाया हूं मैं आपके लिए। क्या है ये? फ्रेमवर्क है, जिससे ऑफिसर्स क्या होते हैं? डेप्यूटेड किए जाते हैं की पोजीशन पे, सेंट्रल लेवल पे। लॉन्च हुई थी 1960 में, पीरियोडिकली रिवाइज होती रहती है, मोस्ट रिसेंटली 2021 में हुई थी। डीओपीटी ही एडमिनिस्टर करता है। आईएएस आईपीएस फॉरेस्ट ऑफिसर और ग्रुप ए की सेंट्रल सर्विसेज, यानी कि ऑल इंडिया सर्विस और ग्रुप ए की सेंट्रल सर्विस, इनको स्टेट गवर्नमेंट और कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, वो ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी को अप्रूव करती है। ये इसके की फीचर्स है। एंश्योर इसका भी काम वही है। एम्पैनलमेंट तो एक एलिजिबिलिटी है कि एलिजिबल हो। सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी आती है, वो एम्पैनलमेंट। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स, नेशनल लेवल पॉलिसी मेकिंग, अलाउ सेंट्रल गवर्नमेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट। लेकिन जब आप डेपुटेशन कर रहे हो, एम्पैनलमेंट के जरिए आप टॉप लेवल पे अपॉइंट कर देते हो, परमानेंट हो गए, सीएस के जरिए आप डेपुटेशन पे लाते हो, तो सपोज करो अभी हमने रवि की बात की थी, आईएएस रवि है, वो 2025 में डेपुटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजे जाते हैं। 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, इनके लिए जनरली 3 से 5 साल का टेन्योर होता है उनका। जब वो भेज दिए गए तो अब वो वापस आ गए अपने स्टेट कैडर पे, 3 साल वर्क करके जिस पोजीशन इक्विवेलेंट जो बनती थी वहां पर आ गए। ठीक है, आ गए। अब उनके एक कूलिंग ऑफ पीरियड होगा कि अब अगर उनको दोबारा डेप्यूट होना है तो उनके लिए कुछ बीच में गैप है, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, वो एक गैप है कूलिंग ऑफ। जब भी आप दोबारा क्या हो पाओगे? डेप्यूट हो पाओगे। तो वो यहाँ पे लिखा है कंडीशन में, 3 से 5 साल का टेन्योर होता है, एक्सटेंडेबल होता है, ऑटोमेटिक पोस्टिंग होती नहीं है। अप्रोप्रिएट ऑफिसर्स एम्पेनलमेंट के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ये देखो, मस्ट बी एम्पेनल। पोस्टिंग ऑटोमेटिक इसमें भी नहीं है, लेकिन वो एम्पेनलमेंट के लिए एलिजिबल, एम्पेनल्ड उसका हो जाना चाहिए। ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात तो करता ही है सेंट्रल सर्विस ऑफिसर, बट ये है कि आईएएस उसको वो करते हैं डोमिनेट। अच्छा देखो, जो मैं बात कर रहा था, डिप्टी सेक्रेटरी बनने के लिए 9 से 16 साल, डायरेक्टर बनने के लिए 16 से 19, ज्वाइंट सेक्रेटरी 20 से 25, एडिशनल सेक्रेटरी 30+, अप्रोक्सीमेट सेक्रेटरी 32 से 35। तो अगर कोई 2021 मतलब अगर कोई 22 साल की एज में एसटीएम बनता है, यूपीएससी क्रैक कर लेता है, तो आपका वो 55 साल की उम्र में सेक्रेटरी कहाँ पहुंच जाएगा? कैबिनेट सेक्रेटरी आप उसको बनता, सेक्रेटरी तो बनता देखोगे, क्योंकि सेक्रेटरी बहुत सारे हो सकते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी तो एक ही होता है। एडवांटेज वही जो ऊपर बात की थी, एम्पेनलमेंट में सेम है बिल्कुल। हाँ, की टेक अवे ये याद रखना भैया, ये जरूरी है। लिखोगे तो यूज कर सकते हो पेपर में अपने, जब सिविल सर्विस से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो। एम्पेनलमेंट गेटवे है, सीएसएस पाथ है, बोल देगा एनालाइज करो। तो ये रहा ऊपर लिखा है। ऑफिसर पहले एम्पेनल्ड होता है टू बिकम एलिजिबल, बाद में अपॉइंट होता है वाया सीएसएस टू एक्चुअलाइज पोजीशन। एम्पेनलमेंट क्या कर रहा है? एलिजिबल बना रहा है, सीएसएस अपॉइंट कर रहा है। एम्पेनलमेंट क्या है? फिल्टर है, सही बात है। सीएसएस पाइपलाइन है भाई, इतने सारे थे, एम्पेनलमेंट किया, इतने रह गए, इनको एक पाइपलाइन में भेजा और सेंटर में अपॉइंट कर दिया, सेंट्रल अपॉइंटमेंट। ठीक है। यूनियन लेवल स्टाफिंग को वो बाय ड्रॉइंग इंडिया वास्ट एडमिनिस्ट्रेशन टैलेंट,
इनको बोल सकते हैं एनालाइज करो, ऐसे में यूज कर सकते हो। ठीक है भैया, आ गई बात समझ में? देखो, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ताकि नोट करने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। क्या समझे? कोई दिक्कत ना आए, आनी भी नहीं चाहिए। ये भी ठीक है। हमने आज किसकी बात कर ली? मिड करियर परफॉर्मेंस अप्रेजल की, एम्पेनलमेंट की, और सीएसएस। और हमने करियर प्रोग्रेशन भी देख लिया शॉर्ट। ये थी आपकी क्या, सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम। और क्या भाई? अब देखो एग्जांपल से समझते हैं। एम्पेनलमेंट का एग्जांपल और सीएसएस का एग्जांपल। रमेश कुमार एक आईएएस है 1999 बैच के एमपी के। डॉक्टर रचना शाह आईएएस है 1991 बैच के केरल के ऊपर के। ये एलिजिबल डिक्लेयर किए गए हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए। ये अपॉइंट कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अंडर सीएसएस। नेचर इसका क्या होगा भाई? एलिजिबल होगा, लेकिन यहाँ से एक्चुअल अपॉइंटमेंट हो गई, पोस्टिंग कर दी गई। फाइनल अथॉरिटी वही अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। आउटकम क्या है? एलिजिबल होगा, पोस्टेड नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे पोस्ट हो चुके हैं। एक्चुअलाइजेशन कौन कर रही है? सीएसएस। हेल्प कौन कर रहा है? एम्पेनलमेंट, क्योंकि बिना एम्पेनलमेंट के तो नहीं जाओगे। अब देखो एक छोटी सी टाइमलाइन है, छोटी तो नहीं बड़ी लंबी है। कॉलोनियल रूल से लेके प्रेजेंट तक, ये आपको नोट्स में भी आएगा, लिंक में मिलेंगे, वहां से भी देख सकते हो। जनरली 1757 में भाई प्लासी हुई, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन में? 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बना। क्यों बना? ट्रेन करने के लिए कंपनी के, बट बाद में एबोलिश कर दिया गया 54 में ही। मकेले कमेटी, चार्टर एक्ट से क्या हुआ? आईसीएस फॉर्म हुई 1860s में। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आया 1870 में। एजुकेशन कमेटी, स्लिंगटन कमेटी, ली कमीशन 1924 का, ऑल इंडिया सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर इंडिपेंडेंस पे क्या हुआ? एआईएस बना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। एआईएस के रूल्स आए 1954 में। सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम अभी हमने देखी, शांतानाम कमेटी, पहला एआरसी हुआ। होटा कमेटी ने क्या बोला? सुरेंद्रनाथ कमेटी कब आई? ये आपको प्रीलिम्स में हेल्प करता है, पूछ लेते हैं हम। सेकंड एआरसी अंडर वीरप्पन मोले। ठीक है, स्पैरो एक लॉन्च हुआ था। फर्स्ट लेटरल जेएस अपॉइंटमेंट, जेएस मतलब जॉइंट सेक्रेटरी, मिशन कर्मयोगी। और 2023 में हम क्या कर रहे हैं ये। ठीक है, ये बात हो गई आपके किसकी? ये भैया बात हो गई, एम्पेनलमेंट हो गया, सीएसएस हो गया, मिड करियर परफॉर्मेंस अप्रेजल भी हो गया। आई होप क्लियर होगा, समझ में आया होगा। अब देखो कभी कभी एसपी और डीएम के रोल के बीच में जंग छिड़ जाती है, कि भैया ये काम मेरा है, ये काम तुम्हारा है, हो जाता है कभी कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देखो एसपी होता है क्या? हेड ऑफ पुलिस। किसी एक डिस्ट्रिक्ट में हेड ऑफ पुलिस होगा वो। ये है हेड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इसका काम है लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना। किसका? डीएम साहब। किनका? डीएम सर का। क्या काम है? लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना। ये क्या करेंगे? ये इंटरनल डिस्प्यूट मैनेज करेंगे। किसके? पुलिस के। इंटरनल मैटर ऑफ पुलिस, उसमें डीएम का कोई रोल नहीं। इंटरनल मैटर। ठीक है, चलो भैया, सिंपल बात है। और ये तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करते हैं। मैनेज द डिस्ट्रिक्ट, मैनेजिंग डिस्ट्रिक्ट। अगर डीएम को पुलिस एसपी के अगर या कुछ करना है, तो वहां पे पुलिस वालों की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी इंस्पेक्टर पे वो कुछ करना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं उसकी, तो वहां पे एसपी का प्रेजेंस होना, हायर ऑफिसर का प्रेजेंस होना जरूरी है, याद रखना। देखो, अगर हुआ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, अगर हुआ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, तो लॉ एंड ऑर्डर, एल एंड ओ, प्लस पब्लिक ऑर्डर, पी एंड ओ, इसको लिख देते हैं हम, पब्लिक ऑर्डर। ज्यादा पावर किसके पास है? डीएम के पास। अथॉरिटी डीएम की आई। अगर हुआ कम्युनल वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, दो गुट आपस में लड़ गए कम्युनिटी वाले, सेम लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी? भैया डीएम। बट अगर हुई क्रिमिनल एक्टिविटी, हत्या हो गई, जिम्मेदार डीएम को, एसपी को, दोनों को ठहराया जाता है अगर ज्यादा बड़े लेवल पे हो जाती है तो। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डीएम विल नॉट इंटरफेयर।
डीएम विल नॉट इंटरफेयर। ये बात क्लियर रखना, बिल्कुल क्लियर कट है ये चीज, यूज कर लेना कहीं पर भी सिविल सर्विस से रिलेटेड करना चाहोगे तो। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब एक लास्ट टॉपिक है कैडर पॉलिसी। क्या चीज है? कैडर पॉलिसी। ठीक है भैया, तो चलो कैडर एलोकेशन पॉलिसी की बात। कैडर एलोकेशन पॉलिसी, कैडर एलोकेशन पॉलिसी। देखो, एक सेकेंड। लॉटरी सिस्टम चलता था, लॉटरी सिस्टम, चिट निकलती थी, चिट, लॉटरी बोलते हैं ना, लॉटरी लगेगी 1977 तक। फिर आया मॉडिफाइड जोनल, एक एक करके ब्रीफली समझेंगे, ज्यादा लोगों को जाना भी नहीं है। मॉडिफाइड जोनल प्रेफरेंस, ठीक है, ये चली 84 तक। किसका 84 भाई? 1984 तक। फिर आया हाइब्रिड, फिर कौन आया? हाइब्रिड, ये चली 2007 तक। फिर आई प्रेफरेंस पॉलिसी। क्या आई भैया? प्रेफरेंस पॉलिसी, ये अपनी चली 2017 तक। और 2017 का जो सिविल सर्विस एग्जाम हुआ था, तब से अब तक चल रही है जोनल प्रेफरेंस। जोनल प्रेफरेंस 2017 ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये है की चीज। चलो, देखो लॉटरी सिस्टम क्या था, लॉटरी पॉलिसी क्या थी। एक बैकग्राउंड हो जाएगा, समझ में रहेगी, और तो कोई बात नहीं है, वरना ऑब्सोलेट तो हो ही चुकी है। लेकिन हाँ, आईएएस बनना चाहते हो तो जान लो, टिल 1977, ये तो हमने बात की, टिल 1977 होता क्या था देखो। लाई क्यों गई थी? सबसे पहली बात, देश आजाद हुआ, रीजनल सेंटिमेंट्स थे, तो नेशनल इंटीग्रेशन करना था पहली चीज। सॉवरेनिटी बरकरार रखनी थी दूसरी चीज। नेशनल इंटीग्रिटी होनी चाहिए तीसरी चीज। और ऑल इंडिया ऑफिसर्स इंटीग्रल होने चाहिए, इंटीग्रेट होने चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हुए? नेशनल सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी भी बोल सकते हो, सिक्योरिटी, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, और न्यूट्रलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑल इंडिया सर्विस ऑफिस। ठीक है भैया, ठीक है। लॉटरी सिस्टम किसी को कुछ भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है यूपी मिलेगा, बिहार मिलेगा। पता लगा आप हो यूपी के, सर्विस कर रहे हो केरल में, हो केरल के सर्विस कर रहे हो नॉर्थ ईस्ट में, हो कर्नाटक के सर्विस कर रहे हो बिहार में, ऐसे होता। ठीक है, कैंडिडेट्स की कोई चॉइस नहीं थी उसमें, तो डिससेटिस्फेक्शन आ रहा था, डिससेटिस्फाइड रही है सिविल सर्वेंट्स के लिए। नेशनल इंटीग्रेशन करना था भैया उस टाइम, उनसे कोई पूछता नहीं था कहाँ जॉब करोगे, नहीं, जो हमने दे दिया वही। ये थी लॉटरी पॉलिसी। फिर आई मॉडिफाइड जोन, मॉडिफाइड जोन कि कुछ जोन बनाई पूरे कंट्री की, और उसमें बोला कि तुम एक जोन में टू स्टेट्स को चूज कर सकते हो, टू स्टेट्स को आप एक जोन के अंदर चूज कर सकते हो, इन वन जोन चूज कर लो भैया। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल गई तो लॉटरी सिस्टम चलेगा, अगर तुम्हें वो दो स्टेट मिल जाती हैं तो। नहीं मिली तो तुम्हारा लॉटरी सिस्टम वो चलेगा। ठीक है, ये हो गया आपकी मॉडिफाइड जोनल। फिर आया क्या? हाइब्रिड। ये एक तरीके में आज भी चलता है, ये आया था रोस्टर सिस्टम बोल सकते हैं हम इसको, कि रोस्टर चलेगा, रोस्टर चलेगा 2:1 के रेशो। अब 2:1 क्या है? 2 से आते हैं आउटसाइडर, 1 आते हैं इनसाइड। सपोज करो इस साल
1200 वैकेंसीज आती हैं यूपीएससी सीएससी एग्जाम के। उसमें यूपी की जो वैकेंसीज हैं, सपोज करो 10 है, सपोज करो 10 है, तो जो उसमें सबसे पहली अपॉइंटमेंट होगी वो आउटसाइडर की होगी और वो जनरल होगी। दूसरी इनसाइडर की होगी, वो ओबीसी होगा। तीसरी भैया फिर आउटसाइडर की होगी, फिर आउटसाइडर आएगा, फिर इनसाइडर आएगा, फिर आउटसाइडर आएगा। समझ गए? नेशनल इंटीग्रेशन यहाँ से भी प्रमोट होगा, क्योंकि उसमें एक स्टेट के नहीं उससे ज्यादा के होंगे मोस्टली। ज्यादातर लोग कौन होंगे? जो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करेंगे, उनका कोई बायस नहीं होगा। बात आ गई समझ में? ये पहली वैकेंसी है, ये दूसरी है। यहाँ पे फिर तुम्हारा जनरल का आ जाएगा, यहाँ पे फिर एससी, फिर जनरल, फिर एसटी। तो जो जनरल का है, जब वो इनसाइडर होगा, उसको फिफ्थ वैकेंसी मिलेगी। फिफ्थ नंबर की उसको वैकेंसी दी जाएगी इनसाइडर के रूप में। सबसे पहले आउटसाइडर जनरल, इनसाइडर में सबसे पहले ओबीसी, फिर जनरल। ठीक है भैया, ये है रोस्टर। फिर आई थी आपकी प्रेफरेंस पॉलिसी। प्रेफरेंस पॉलिसी में बेसिकली आपको स्टेट चूज करनी होती थी कि भैया चूज कर दो। पहले नंबर पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे एमपी, फोर्थ में दिल्ली। किसी को और अच्छा एंजॉय करना हो, आईटी ज्वाइन करना हो, बैंगलोर, मतलब तेलंगाना, आंध्रा, ऐसे। किसी को और ज्यादा एंजॉय करना हो भाई जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पहाड़ों में रहना है मुझे तो। अब बात करते हैं अपनी जोनल पॉलिसी की। कैडर समझ गए ना? कैडर तो समझ गए होंगे क्या होता है, ये बता लो। कैडर होता क्या है? देखो, वो स्टेट, वो यूटी जिसमें ऑफिसर्स, यानी कि एआईएस जो सिलेक्ट हुए, या सेंट्रल सर्विस, सेंटर के तो नहीं एआईएस ही आएंगे, सेंट्रल तो सेंटर में ही जाएगा। एआईएस जो है, वो सर्व करेंगे उस स्टेट को ड्यूरिंग देयर करियर, होल करियर। स्टेट चेंज नहीं होगी, एक बार अगर बिहार भेज दिए गए तो गए। उसके बाद सेंट्रल पे आ सकते हो डेपुटेशन पे, वो ठीक है। लेकिन भैया एलोकेटेड कैडर एलोकेटेड होता है। कौन एलोकेट करेगा, कौन इसको मैनेज करेगा? डीओपीटी। सब काम डीओपीटी करता है। और डिपेंड करती है आपको वो स्टेट मिलेगी नहीं मिलेगी रैंक पे, कैडर प्रेफरेंस पे जो आपने भरी है वैकेंसीज पे। अब देखो 2017 की पॉलिसी को बात कर लेते हैं जो अभी अपनी चल रही। जोनल प्रेफरेंस 5 जोन में पूरी कंट्री को बांट दिया। जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, ऐसे ही 4 और 5। अब इनमें कुछ कुछ स्टेट्स आएंगे। पहली है आगमू, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एंड यूटीज। अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एंड यूटीज। ठीक है भैया। फिर आपकी आती है इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान एंड हरियाणा। ये आपकी जोन 1 है। जोन 2 में क्या आएगा भैया? अपना यूपी आ जाओ, बिहार आ जाओ, फिर झारखंड आ जाओ, झारखंड एंड व्हाट, छत्तीसगढ़। ये अपनी है जोनल नंबर 2। थर्ड में आओगे तो गुजरात, नीचे बढ़ते रहो, महाराष्ट्र, एमपी, ओ सॉरी, उधर तो उड़ीसा आएगा। छत्तीसगढ़ कहाँ आ गया? उड़ीसा आएगा भैया, माफ करना, माफी चाहूंगा। उड़ीसा आएगा जोन 2 में, इधर आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। जोन 4 की बात करोगे तो वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम चल दिए हैं। असम, सिक्किम, मेघालय, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा। त्रिपुरा और नागालैंड रह गया वो भी। जोन 5 में साउथ आओ, तेलंगाना, क्या लगता है, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्रा। पूरा साउथ जोन 5 में है। अब भरोगे कैसे? कैसे चूज करनी होती है? क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तब भरनी होती है, जब मेंस भरते हो।
सबसे पहले दोगे जोनल प्रेफरेंस कि भैया 2 1 3 4 5 कि भैया मैं जोन 2 को नंबर 1 रखता हूँ, जोन 1 को नंबर 2 रखता हूँ, जोन 3 को 3 रखूंगा, जोन 4 को 4 रखूंगा, 5 को 5। ठीक है, अब इसके अंदर जो स्टेट्स आ रही हैं, यूटी आ रही हैं, अब उनकी प्रेफरेंस दोगे कि 1 नंबर पे क्या, दूसरे पे क्या, तीसरे पे क्या, चौथे पे क्या और पांचवे पे क्या। ऐसे ही इसमें दोगे, ऐसे ही इसमें। ठीक है, प्रिफर कर लिया। अगर कहीं प्रिफर नहीं करना चाहते तो वो कंसिडर भी नहीं होगा। ठीक है, आपकी उसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है। अब सपोज करो आपने इसमें आपको नहीं मिला, यहाँ से अब शुरू होता है, यहाँ से जोन देखी नंबर 2, इसमें पहला नहीं मिला, जोनल, फिर इसमें जोन, फिर इसमें ये जोन, फिर इसमें ये जोन, फिर इसमें, फिर इस। ठीक है, सीधी सी बात। पहले पहले नंबर से चेक करते चलेंगे, उसमें नहीं मिला तो फिर यहाँ पे भाई पहली प्रेफरेंस यहाँ है, फिर 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 आओगे यहाँ, जब 5 नहीं मिलेंगे, ऐसे ऐसे चेक करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है भैया, ऐसे होती है जोन। अब मिलता है ऐसे कैटर किसके तहत, जोनल के तहत, जो 2017 से। अब इससे बहुत चीजें हो गई। आपको होम स्टेट मिलने का चांस है, कम है बट है, कम है बट है। जो इससे पहले प्रीवियस चल रही थी उसमें क्या करते थे, यूपी से हो सपोज करो आप, सेकंड प्रेफरेंस हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, अपने घर के पास रहोगे बिहार, जिस साइड से जो आता है, मध्य प्रदेश, उसमें वो चलता था। लेकिन यहाँ पे वो चांस कम है, तो बेटर नेशनल इंटीग्रेशन हो जाएगा, बेटर नेशनल इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, ऑल इंडिया थिंक का आप करोगे, बेटर नेशनल इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इसमें लोअर चांस है कि आप फेवरेटिज्म के पास जाओ, यानी होम कैटर के पास जाओ, चांस है बट कम है। रैंक अच्छा लाओ, टॉप करो, टॉप तो होता ही हो, जब बाजार में आते हो 1200 के अंदर आते हो तो टॉप तो हो ही पहले से ही। बट उसमें और अच्छा करोगे तो अपना होम स्टेट मिलने के चांसेस हैं बट कम होते हैं, ये बात याद हो। रोस्टर क्योंकि हमने ऊपर देखा, 5 तो मिनिमम लगेंगी ना अगर जनरल से हो। ठीक है, उसमें भी रैंक अच्छी होनी चाहिए, रूल्स के अंदर तो हम नहीं जा रहे। तो देखो भाई, इसी के साथ आपका सिविल सर्विसेज का रोल गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से तो ओवर हो गया, बाकी चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये तो हो गया कंप्लीट। अब आगे क्या आएगा, देखो आगे आपके रह गए हैं एनजीओस, प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, एनजीओस, प्रेशर ग्रुप्स, वल्नरेबल सेक्शन भी है, वो भी आपका बचा है। और कुछ इंस्टीट्यूशन है, कैग है, अपना सीएजी हो गए, और ईडी हो गए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई है। ठीक है, अच्छा बोलोगे कि भैया सर आप पढ़ा तो रहे हो, या भैया आप पढ़ा तो रहे हो, काम का है जो पढ़ा रहे हो, पूछ सकते हो ना। भैया तुम बोल दो काम का नहीं है, तो भाई ये देखो, देखो ये है GS 2 का सिलेबस। किसका भाई, GS 2 का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, सैलेंट फीचर्स यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये गवर्नेंस में भी आएगा, कुछ बॉडीज रेगुलेटरी बॉडीज गवर्नेंस में आएगी। ठीक है, ये तो हुई अलग चीज। बोलोगे सर ये तो आप गलत बता रहे हो मेरे को। एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप्स, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर है। चलो भाई, तुम बोलोगे ये भी गलत है, तो ये तो गलत नहीं है ना। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी डिस्कस करी, ई गवर्नेंस डिस्कस करी, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी उसमें आई गई, इंस्टीट्यूशनल और अदर मेजर्स बचे हुए हैं, रोल ऑफ सिविल सर्विस ये भी हमने कर लिया। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, बाकी यहाँ करंट से रिलेटेड चीजें होती हैं वो तो आप पढ़ोगे ही।
हिंदू पढ़ो आप, किसी उसको मैगजीन को फॉलो करो, दृष्टि की करो या किसी और इंस्टीट्यूट की करो, या और जो बाजार में आती है उनको फॉलो कर लो। ठीक है, मेनली तो हिंदू अखबार अभी अगर फॉलो करते हो, अच्छे से पढ़ते हो 30 35 40 मिनट के रीडिंग में, तो वो भी कारगर हो। ये आपका GS 2 का सिलेबस है, पेपर थर्ड बोलते हैं इसको। पहला ही नाम लिखा है इस पे, गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन। मेन है गवर्नेंस। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक आपके पास समझ में आ गई होगी। आगे मैंने आपको बता दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि हम एनजीओस देखेंगे, पैराशनल ग्रुप्स देखेंगे, और जो बच गया है वो भी देखेंगे। काफी कुछ है अभी, इतनी जल्दी तो गवर्नेंस पूरा भी नहीं होगा। ठीक है भैया, तो आज के लिए आप लोगों से विदा चाहूंगा। अगली बार जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, हेल्दी रहिए, और अपने सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज करिए, और अपने कॉम्प्रोमाइज मत करिए, और अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद,